अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बेटा क्योंकि आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं मैं कवर अप कर रहा हूँ और कुछ जो टॉपिक्स सर शकील कवर अप करेंगे। तो मेरा लेक्चर नंबर 1 है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ओवरऑल केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है। जो मेरे टॉपिक्स हैं उनमें मैं अपने लेक्चर नंबर के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। और सर शकील जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो अपने लेक्चर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होता है वैसे किसका लेक्चर चल रहा है। तो फ़िलहाल ये मेरा जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनमें पहला लेक्चर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमने जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आपको शुरू में ही बताया गया था कि हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आप लोगों को, और कवर अप जो जितनी भी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री होगी वो इसी तरीके से होगी। बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स से डिवाइड हुई है। हमने उनको डिफरेंट टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है, इनऑर्गेनिक को भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा पीरियोडिक टेबल। आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं बेटा, सिंपल पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। क्योंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसकी वजह ये है कि भाई हम पढ़ते भी इसी के बारे में हैं। हमारे जो सबसे लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो यही है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बेटा इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने सामने रखें, ठीक है। आपकी बुक में ही मौजूद है, अगर नहीं है तो आप कहीं से भी आप लोग पीरियोडिक टेबल अरेंज करें। इंटरनेट पे बहुत सी आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप उस पीरियोडिक टेबल को अपने साथ रखिएगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ते हुए, ये चैप्टर पढ़ते हुए, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ते हुए आपको बहुत आसानी होगी। ख़ास तौर पे ये वाला टॉपिक जो कि पीरियोडिक टेबल का है। बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपकी जो है एप्टीट्यूड के अंदर उसमें मेजॉरिटी काम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को याद करने वाला काम है आपका, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट थी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर बहुत से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, कुछ चीज़ें याद भी करने की थी, लेकिन इसमें तकरीबन मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि याद हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कॉन्सेप्चुअल सवालात भी आते हैं, वो किस तरह से आते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। बेटा पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली बात जो है वो पता होनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। आपका एक फार्मूला होता है कुछ 1s 2s 2p 3s, इस तरह से एक फार्मूला चल रहा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग जहन में रखिएगा। इसी तरीके से बेटा जो कुछ शुरू के टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने ख़ुद पढ़ने हैं, जो कि आपने कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, रूल्स या लॉज भी आप उसे कहते हैं, ठीक है। डोब्रीनर लॉ। इसी तरीके से सबसे पहले जो है, चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थॉरली आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल जो बना है वो किस तरीके से हमारे पास बना और किस किस ने इसमें कंट्रीब्यूशन को जो है दिया है। तो बेटा सबसे पहले जो है एक बात जो पूछी जाती है वो है फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द एलिमेंट्स। पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई, वैसे बेटा साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछे जाते, ठीक है, क्योंकि आप लोग एप्टीट्यूड में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो इस वजह से बच्चों वाली चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि भाई इनका नाम बता दें। वैसे सबको पता है बेटा इनका नाम। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की थी, क्लासिफिकेशन के पहले साइंटिस्ट जो थे वो आपके पास कौन थे? अल-राज़ी, मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल-राज़ी, ठीक है। हाँ, अब आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, वो अल-राज़ी थे। उन्होंने किन बेसिस पर या एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की थी? तो इसके लिए बेटा ये आप लोग याद रखें कि एलिमेंट्स को उन्होंने उस टाइम दो टाइप्स में डिवाइड किया था।
नंबर 1 उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं मेटल्स और एक दूसरे कौन से होते हैं आपके पास, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा था उस टाइम पर बेटा, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी और ये क्लासिफिकेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम मेटल और नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था। तो पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि अल-राज़ी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया था इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मुस्लिम्स, आपको पता है मुस्लिम्स ने दुनिया पे शुरू में जो है वो तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की थी। उस दौरान बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि काम हुआ केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, लेकिन क्लासिफिकेशन में बेटा सिर्फ एक ही काम हो सका जो कि अल-राज़ी ने किया था। उसके बाद मुस्लिम पीरियड में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जाकर मॉडर्न पीरियड में आपके पास क्या हुआ था, दोबारा से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है थॉरली बताता जाऊंगा बेटा, क्योंकि ये जस्ट एक आपके पास टॉपिक ऐसे हैं कि ये आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जस्ट याद करने वाली बातें हैं। डोब्रीनर ने सेकंड आपके पास जो है रूल दिया था, रूल ऑफ ट्राइड। ठीक है भाई, मैं इसको सिर्फ थॉरली आपको बता देता हूँ कि बेटा इसने कहा था 3 एलिमेंट्स को अरेंज करो बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जैसे उसने अरेंज किया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास आप लोगों को पता है बेटा कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का 23 और इसका कितना होता है, 39। उसने कहा था 3 एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से, तो जो पहले और आखिरी वाले का अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे। अर्थमेटिकल मीन का मतलब होता है बेटा कि एवरेज निकालना, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करा दो, यानी कि 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आएगा तकरीबन इक्वल मिडिल वन के मास के। जो इनका आंसर आएगा, जो अर्थमेटिकल मीन आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये नहीं कह रहा था कि बिल्कुल इक्वल आएगा, वैसे इस वाले में तो बिल्कुल इक्वल आया था। उसने कहा था कि तकरीबन इक्वल आएगा मिडिल वाले एटॉमिक मास के, जो कि कई एलिमेंट्स के लिए सही था। बेटा इसका जो रूल अप्लाई हुआ था वो तकरीबन 9 एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा था, यानी कि 3 ट्राइएड थे, ये एक ट्राइएड था। ठीक है, इस ट्राइएड में जो तीनों एलिमेंट हैं इन सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी। उसने ये कहा था कि अगर ये चीज़ अप्लाई हो रही है किसी भी 3 एलिमेंट्स के ऊपर, तो उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपको पता है आज भी एक साथ मौजूद हैं। आप अगर देखेंगे ग्रुप 1 है, आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए बेटा इस पढ़ते हुए टॉपिक। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ग्रुप 1A के अंदर आपको सबसे पहले हाइड्रोजन है, जो कि वहाँ मौजूद है नहीं। आपको पता है उसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, उसके बारे में भी हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। लिथियम उसके नीचे मौजूद है, फिर सोडियम है और पोटेशियम है। आज भी ये तीनों बेटा एक साथ मौजूद हैं। उसकी वजह यही है कि ये तीनों एक जैसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डोब्रीनर ने ये रूल दिया था, लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो सका, ओनली 9 एलिमेंट्स, यानी 3 ट्राइएड्स बने थे। उसके बाद इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हम इन तीन एलिमेंट्स को पुट कर रहे थे तो हो क्या रहा था कि आंसर आना चाहिए, मान लेते हैं भाई आंसर आना चाहिए मिडिल वन का 80, आना ये चाहिए, आ रहा है 90, 95। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था, एलिमेंट्स के मासेस में डिफरेंस क्या आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद बेटा दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने दिया था न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव्स, या लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं उसको, डिपेंड्स ऑन कि आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। बेटा ऑक्ट 8 से निकला था। अब मैं ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ नहीं बता रहा। ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से। जिस तरह से डोब्रीनर ने किया था, वैसे ही इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से किया अरेंज। और अरेंज करते हुए उन्होंने ये देखा कि हर 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट है, जैसे उन्होंने अरेंज किया था भाई लिथियम था, उसके बराबर में रखा बेरिलियम, उसके बराबर में रखा आपके पास बोरॉन, उसके बराबर में कार्बन रखा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर जब नया एलिमेंट और आया इसके बाद आपके पास लिथियम के नीचे सोडियम था, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम था, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम था, कार्बन के नीचे
सिलिकॉन था, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर यहाँ पर आपके पास था पोटेशियम और यहाँ था कैल्शियम। बेटा इतने ही एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर्ड थे, इस वजह से आपको जो उनके लॉ था उसमें इतने ही एलिमेंट्स मौजूद थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कितने एलिमेंट्स, ये भी पूछा जाता है बेटा कितने एलिमेंट्स पर अप्लाई हुआ था या कितने एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं बेटा, तकरीबन ये 16 एलिमेंट्स हैं जिनको उन्होंने अरेंज किया था। उन्होंने कहा था इनको, ये अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो इन सब के इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस होंगे। सबसे कम लिथियम होगा, फिर बेरिलियम का मास होगा, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से रखा हुआ है। उसने कहा कि आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, कहीं से भी नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे, हर 7 के बाद जो 8वां होगा वो फर्स्ट 1 की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 आ रहा है, वो फर्स्ट 1 की तरह होगा। एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट 1। ठीक है, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम सेम कैटेगरी में है बेटा, आपको अभी भी पता होगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम एक साथ मौजूद होंगे, कार्बन, सिलिकॉन भी एक साथ मौजूद हैं। आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें बेटा, इसके नीचे वाला सेम होगा। ये तीनों एक कैटेगरी के अंदर है, ये तीनों एक कैटेगरी में, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन जब इसके आगे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया तो हुआ क्या कि मान लेते हैं कि भाई जैसे सिलिकॉन, कार्बन, अब जब जो अगला एलिमेंट आया ना, यहाँ पर मान लेते हैं किसी एलिमेंट को रखा एक्स। अब ये जो एक्स एलिमेंट है ये ना सिलिकॉन से मैच कर रहा था ना कार्बन से मैच कर रहा था। यानी सिलिकॉन, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के लास्ट शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्स के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। बताने का मकसद ये है कि हर एलिमेंट को जब पुट करते जा रहे थे तो वो जब नीचे आते अरेंज करते जा रहे थे उसमें क्या हो रहा था, डिफरेंस आना शुरू हो जा रहा था कि भाई डिफरेंस हो जा रहा था, ऊपर कुछ एलिमेंट था, नीचे कोई और सा एलिमेंट पुट हो रहा था। तो इस वजह से इनका लॉ जो एप्लीकेबल था बेटा कितने एलिमेंट्स के ऊपर था, 16 एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, न्यूलैंड्स के बाद फिर इनका लॉ जो है खत्म हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स के बाद जो है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद फिर आपके पास 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साथ एक ही एयर के अंदर, एक साथ तो नहीं कह सकते, एक ही एयर के अंदर अपने अपने लॉज को पेश किया, अपने अपनी क्लासिफिकेशन को पेश किया। ठीक है, एक को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे बेटा, मेंडलीव जिनका नाम था, और दूसरे आपके पास कौन थे, लूथर मेयर। एक थे कौन, पहले मैं लूथर मेयर के बारे में बता दूं बेटा। लूथर मेयर जो है आपके पास, उन्होंने, इनके बारे में कुछ बातें पूछी जाती हैं बेटा। उन्होंने ग्राफ बनाया था बिटवीन एटॉमिक मास, या उन्होंने नाम बेटा वेट भी रखा था। एटॉमिक मास और वेट को सेम समझा जाता है एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो एटॉमिक वेट लिखा हुआ हो या मास लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं होता, एटॉमिक मास या वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। ठीक है, उन्होंने डेंसिटीज की मदद से एटॉमिक वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर लिए थे एलिमेंट्स के। ठीक है, और उन दोनों के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट किया था बेटा। ग्राफ आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ग्राफ लाजमी सी बात है, आपको याद नहीं करना। ठीक है, उन्होंने ये कहा था भाई ग्राफ, वैसे मैं कुछ बता देता हूँ, ग्राफ कुछ इस तरह का था, उसकी कुछ पीक्स थे, कुछ नीचे की तरफ था, इस तरह से जो है कुछ ग्राफ था, अगर आप अपनी बुक में देखें। उन्होंने कहा था भाई जिनकी सिमिलर पोजीशन है, जैसे जो पीक वाले हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल बॉटम पर हैं वो सारे एक प्रॉपर्टीज के हैं, जो मिडिल में हैं वो सारे एक प्रॉपर्टीज के हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें उन्होंने कही थी, और ये ग्राफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप पढ़ें भी तो वहाँ पर भी उसके अंदर देखेंगे तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है पढ़ना। बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को मुश्किल बना दी जाए, क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को आसान से आसान तर करें। खैर, तो इनका एक कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा था और आगे जाकर एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। यानी कि जैसे उनके जो तमाम पीक्स थे ना, ये पूछा जाता है बेटा पीक्स पर कौन से एलिमेंट्स थे, तो याद रखिएगा वो कौन से थे बेटा, अल्कली मेटल्स। लूथर मेयर के पीक्स पर कौन से, उनके ग्राफ के पीक पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद थे, अल्कली मेटल्स। बेटा अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं आपको पता है, तमाम
ग्रुप 1A के लिथियम, सोडियम, या आप लोग जो है ना याद हो जाना चाहिए आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। लास्ट में फ्रेंशियम भी होता है, लेकिन फ्रेंशियम क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है इस वजह से उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो उनके पीक, उनके ग्राफ के पीक पर कौन से एलिमेंट्स थे बेटा? अल्कली मेटल्स मौजूद थे। ठीक है, दो बातें आप लोगों को सिर्फ इसके अंदर याद करनी है, ग्राफ के पीक पर क्या था और ग्राफ किस किस के दरमियान बनाया गया था। तो कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पेश करती गई थी, जो कि किसके नाम पर थी? मेंडलीव के नाम पर, या मेंडलीव ने पेश कर दी थी। इस वजह से जो है वो लूथर मेयर को ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सपोजर नहीं मिला उनके ग्राफ को। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? इसने कहा था कि प्रॉपर्टीज, मैं थोड़ी सी बातें यहां लिख दूं क्योंकि यही चीज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर इन periodic function of their atomic masses। उसने कहा था पीरियोडिक फंक्शन क्या है बेटा? हर वो चीज़ जहाँ पर पीरियोडिसिटी हो रही हो, हर वो जगह जहाँ पर पीरियोडिसिटी हो रही हो, उसको क्या कहेंगे हम? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ को हम क्या करें? उनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ की मदद से अरेंज किया जाए। जैसे क्लासरूम्स में बच्चों को अरेंज किया जाता है, सेम कैटेगरी के बच्चों को सेम क्लासेस के अंदर डाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन या पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो और पीरियोडिसिटी में बेटा एक और चीज़ आती है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एट अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक खास टाइम के बाद क्या हो? प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। ठीक है, तो मेंडलीव ने कहा था किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे उसके एटॉमिक मासेस के ऊपर। ठीक है, फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेटा किसका? ग्रुप्स का। ग्रुप्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉज। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेटा पीरियड्स का। पीरियड्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल रॉज और ग्रुप्स सॉरी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पेश किए। इनकी बेटा बहुत सी एडवांटेज है, मैं थॉरली बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको लिखवा नहीं रहा क्योंकि आपकी बुक में सब मौजूद है। आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लोगों को रीड कीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। जो चीज़ें नहीं होंगी हाँ वो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये चीज़ लिख लें। तो बेटा ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट दिया, पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरीके से उसने और क्या चीज़ें करी? उसने कह सकते हैं एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से, और एक पीरियोडिक टेबल बनाया। बेटा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था या पीरियोडिक लॉ था, ये मैं आपको बता दूं, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स का जो लॉ था उसकी मॉडिफिकेशन थी बेटा ये। पहली बात तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ चुके हैं। इसी तरीके से इसने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। जो डिस्कवर एलिमेंट नहीं हुए थे भाई, उन्होंने ये देखा कि वो एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, एक एलिमेंट ए रखा, बी रखा, सी रखा, डी रखा, ई रखा, एफ रखा। अब उन्होंने देखा एफ के बाद जो एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी सी से मैच कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये वाली जगह छोड़ दी और सी के नीचे एच रख दिया। उन्होंने कहा भाई ये जगह खाली है, यहाँ एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो कि बिल्कुल इसी तरह का होगा। ठीक है, किसकी तरह का होगा? वो बी की तरह होगा। और इसी तरीके से उसकी सारी प्रॉपर्टीज ए टू जेड सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी। बस उन्होंने कहा कि डिस्कवर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके आप ये कह सकते हो कि
उसकी तमाम A to Z प्रॉपर्टीज़, यानी एक होता है ना ज्योतिष वाला काम, ज्योतिष बन गए थे, उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी थी। सिर्फ साइंटिस्ट के लिए क्या था कि वो उसको डिस्कवर करें और उनको सारी चीज़ें मालूम होंगी। ठीक है बेटा, उन्होंने प्रेडिक्शन जो की थी वो डिफरेंट एलिमेंट्स की थी। 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि बाद में डिस्कवर भी हुए, उन्होंने A to Z जितनी बातें बताई थी वो सारी चीज़ें सही थी। अब वो 3 एलिमेंट्स जो थे जिनकी प्रिडिक्शन की थी, उस टाइम पर उन्होंने उसका नाम नहीं दिया था बेटा। उन्होंने जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके नाम पर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के नाम रख दिए थे। जैसे कि पहला एलिमेंट उन्होंने नाम दिया था एका बोरॉन। बेटा एका का मतलब होता है किसी को रिलेट करवाते हैं ना, आपको पता है कि उस जैसा, बोरॉन जैसा या बोरॉन की फैमिली में होगा। ठीक है, एका बोरॉन एक का नाम रखा था, दूसरे का नाम बेटा रखा था एका एल्यूमिनियम, और तीसरे का नाम रखा था एका सिलिकॉन। और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बता दी थी कि ये जब डिस्कवर होंगे तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एज इट इज़ होंगी, यानी सारी चीज़ें बता दी थी कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनके लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी इतना मास होगा, ये सारी चीज़ें बता दी थी। और बाद में बेटा ये एलिमेंट डिस्कवर भी हुए, और डिस्कवर्ड किन नामों से हुए ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक बोरॉन जो था उसका आज जो आप नाम पढ़ते हैं वो स्कैंडियम है, यानी स्कैंडियम की उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। नाम लाजमी सी बात है बाद में रखा गया जब डिस्कवर हुआ, पहले जो नाम उन्होंने रखा था वो एक बोरॉन था। एक एल्यूमिनियम जो था बेटा वो डिस्कवर हुआ गैलियम के नाम से, और ये डिस्कवर हुआ जर्मेनियम के नाम से। ये याद रखिएगा कौन सा एलिमेंट किस तरह से किस नाम से डिस्कवर हुआ बाद में। डिस्कवर तो हो गया था, मतलब नाम उनका बाद में क्या रखा गया। ठीक है, बाकी इसके बेटा कुछ डिफेक्ट्स भी थे, एडवांटेजेस तो बहुत सारी थी, डिफेक्ट्स भी थे काफ़ी सारे। डिफेक्ट्स में जैसे इसने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई थी। ठीक है, इसी तरीके से डिफेक्ट्स के अंदर आपके पास जो है इन्होंने कहा था भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इस पर रखेंगे। ठीक है, लेकिन अपनी ही बात को गलत कर दिया। कैसे गलत किया बेटा, अब ज़रा देखिएगा। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट है आर्गॉन, इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 39.9। ठीक है, और एक एलिमेंट है बेटा पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास होता है 39। अब अंडरस्टूड है बेटा, इनकी लॉ के मुताबिक पहले पोटेशियम को आना चाहिए था, फिर आर्गॉन को आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आर्गॉन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में रख दिया। इनका जो एक्चुअल अगर आप देखेंगे इनका पीरियोडिक टेबल, आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेटा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इनके हाथ का बना हुआ, उसकी पिक्चर मौजूद है गूगल के ऊपर, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आर्गॉन आपको पहले नजर आएगा और पोटेशियम आपको बाद में नजर आएगा। तो ये इन्होंने अपनी ही बात से गलत कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर वो प्रॉपर्टीज मैच कर रहे थे अगर ऊपर वाले से, तो एटॉमिक मासेस आगे पीछे हो गए, और अगर वो एटॉमिक मासेस को अरेंज करते प्रॉपर्टीज खराब हो जाती, तो वहां पर वो फंस गए थे। उन्होंने कहा कि चलाने दें, जब तक चल रहा चलता रहेगा। गलती उस वक्त पकड़ी जाती है बेटा जब कोई इसको सही कर सके। तो खैर काफ़ी सालों तक ये चला था, लेकिन अभी भी मेंडलीव को बहुत माना जाता है। उसकी वजह यही है बेटा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे पेश कर दिया था कि आप पीरियोडिक टेबल किस तरह से स्टडी कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को स्टडी किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग लाजमी बेटा ये चारों लॉज जो हैं, डोब्रीनर, न्यूलैंड और इसी तरीके से मेंडलीव और लूथरमेयर, आप लोग लाजमी अपनी बुक से, बुकलेट से लाजमी पढ़िएगा। अगर कोई उसमें से प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न, बेटा ये जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा चीज़ें बताऊं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। पीरियोडिक टेबल आप लोग लाजमी साथ रखिएगा वरना मुश्किल होगी। बेटा इसमें बस चेंज क्या था, पूरा मेंडलीव था, यानी आप इसको कह सकते हो कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव्स
पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। मेंडलीव ने क्या था, कहा था भाई कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। इसने क्या कहा कि ये एटॉमिक नंबर पे करती है। किसने पेश किया था बेटा, ये मोज़ले ने किया था। खैर हमें साइंटिस्ट के नाम वैसे भी हमें जो है याद नहीं करने, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि मोज़ले ने पेश किया था। मोज़ले जो कि रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। रदरफोर्ड का नाम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा भी होगा, और ये भी सुना होगा कि रदरफोर्ड का जो स्टूडेंट था वो ही परफॉर्म कर रहा था उसका जो है तमाम का तमाम प्रैक्टिकल वर्क। बस बता कौन रहा था, रदरफोर्ड, तो इस वजह से उसके नाम पर है। खैर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो बेटा मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया था। उसने कहा था, जैसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि द केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने कहा एटॉमिक मासेस नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। और फिर एटॉमिक नंबर को यूज़ करते हुए इसने मदद ली बोहर की। आप ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि बोहर ने इसकी मदद की फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक इसकी हेल्प ली थी, दूसरा इसने यूज किया था बेटा अफबा प्रिंसिपल, ठीक है। अफबा प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल है कि लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होंगे और हाई एनर्जी लेवल बाद में फिल होंगे। ये वही चीज़ है बेटा। इन दो चीज़ों को फॉलो करते हुए, यानी इस प्रिंसिपल और बोहर की मदद लेते हुए, क्योंकि बोहर का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी तर अफबा प्रिंसिपल की तरह ही है कि लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होते हैं, फिर हाई एनर्जी लेवल होते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वह हाई एनर्जी लेवल पर चला जाता है, ठीक है। तो अफबा प्रिंसिपल और बोहर की मदद लेते हुए इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। बेटा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा। मैं इसका एक छोटा सा यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बनाकर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बेटा पीरियोडिक टेबल मेजर दो फैमिलीज के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज ए फैमिली और बी फैमिली। ए फैमिली को बेटा हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन जस्ट एक रिमाइंडर आप लोगों को बता रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बी फैमिली को बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी ए फैमिली के अंदर बेटा दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। बेटा फ्लो चार्ट के बाद मैं आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल भी यहाँ पर एक शो कर दूंगा कोशिश करके, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं सारी चीज़ें, या एक पीरियोडिक टेबल की इमेज में आप लोगों को दिखा दूंगा जिसके अंदर ब्लॉक्स डिवीजन मौजूद हो, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बी फैमिली डिवाइड होती है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर बेटा दो ग्रुप्स हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर मैं सारी चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन भी करूंगा। बेटा ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, सबके नाम क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे डिटेल के अंदर। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, 6 है ये, ठीक है। डी ब्लॉक में बेटा 8 ग्रुप्स होते हैं, एफ ब्लॉक में बेटा 2 सीरीज होती हैं, ठीक है। कॉलम्स आपको पता है 8 ग्रुप्स तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर 10 कॉलम्स होते हैं, यानी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कितने होते हैं, 10 होती हैं। लेकिन आपको पता है कि 8B जो होता है वो 3 ग्रुप से मिलकर, 3 कॉलम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। बाकी ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। अभी नीचे आगे चलेंगे, इसको बताता जाऊंगा मैं ब्लॉक्स के बारे में। टोटल पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होते हैं 7। बेटा अगर आपसे एक सवाल पूछा जा चुका है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, तो बेटा वो आप 18 बताएंगे,
अब आप बोलेंगे यहाँ से काउंट करेंगे तो भाई 2 6 8, तो ये आपके पास कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन 18 क्यों बता रहे हैं बेटा? ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या है? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आपने पूरे गिनने, वो गलती थी वहां पर, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर गलती थी। अब इसको सही कर दिया गया कि भाई 8b को 3 वर्टिकल कॉलम्स क्यों माना गया, ठीक है। तो अब इसको करेक्शन कर दी गई है। अब जो है ग्रुप्स अगर आप देखेंगे तो बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से चल रहा है, 4 5 6 7। हमारी बुक सिंध बोर्ड की बुक में ये अपडेट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ें या आगा खान बोर्ड की बुक पढ़ें या फिर ओ लेवल्स की बुक पढ़ें तो उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह से नंबरिंग को दिखाया जाता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐसे दिखाए जाते हैं, और वहां पर ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जस्ट आप लोगों को 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था बेटा? ब्लॉक्स और ग्रुप्स के बारे में बताया, किस तरह से डिवीजन है। या आप लोग इसकी पिक्चर भी चाहें तो ले लें या आप लोग अपने पास कॉपी कर लें ताकि आप लोगों के पास ये सेफ रहे। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके ब्लॉक्स के बारे में कुछ बातें। ब्लॉक्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले एस ब्लॉक, वैसे डिटेल आपको दी हुई है। एस ब्लॉक में बेटा ऑल मेटल्स, तमाम पे तमाम क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। 1A एंड 2A ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। 1A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, 2A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। बेटा आप लोग ये नहीं समझिएगा जल्दी जल्दी चीज़ें काम खत्म हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आप रिसेंटली पढ़ चुके हैं और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और ये आप लोगों ने ज़्यादातर खुद ही पढ़नी है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी काम लग रहा होगा, है नहीं? लेकिन ठीक है, बहुत ध्यान से नहीं समझ में आया मसला नहीं है बेटा, लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आप लोग दोबारा सुन सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको मसला हो रहा है कि बहुत तेज से जा रहा है, आप दोबारा से रिवाइंड करें लेक्चर को, दोबारा से उसको एक बार सुन लें ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन क्लियर हो जाए। NS1 NS2 याद रखिएगा ये बेटा। अब मैं साथ साथ और भी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, यहाँ पर ग्रुप्स को भी मैं आपको डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ बेटा। 1A को अल्कली मेटल्स कहा जाता है और सेकंड नेम इसका है लिथियम फैमिली। दो नाम है बेटा, लिथियम क्योंकि लिथियम से शुरू हो रहा है इस वजह से इसको लिथियम फैमिली कहा जाता है। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? अल्कली आपको पता है बेस फॉर्मर्स होते हैं, बेस को कहा जाता है लैटिन वर्ड के अंदर अल्कली, और तमाम जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक में भी आप लोग पढ़ेंगे वैसे, ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, इस वजह से इनका नाम अल्कली मेटल्स है बेटा। इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन वही बेसिक की वजह से कहा जाता है, अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बेटा क्या है? बेरिलियम फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर कौन है? बेरिलियम है, ठीक है। यहां पर मैं आपको ग्रुप्स के नेम भी बताता जा रहा हूं और आपको ब्लॉक्स भी डिस्क्राइब करता जा रहा हूं बेटा। इसके बाद आपके पास है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, अच्छा एस ब्लॉक जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। पीरियोडिक टेबल के अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। पी ब्लॉक आपके पास राइट मोस्ट कॉर्नर पर मौजूद है, इस तरफ सबसे लास्ट में मौजूद है, ठीक है। इसमें बेटा तीनों तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, तीनों तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स को आप लोग जानते हैं, मेटालॉइड्स भी आप लोगों को पता होंगे, वो एलिमेंट्स जो दोनों तरह के प्रॉपर्टीज शो करें, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी, जैसे सिलिकॉन होता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इसमें आपके पास 3A 4A 5A 6A 7A और 8A इस तरह से ग्रुप्स मौजूद हैं। 3A को बेटा बोरॉन फैमिली कहा जाता है। इसका बेटा एक और नाम है लेकिन वो IUPAC से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा इसको, ठीक है। हो सकता है पूछ लें, वैसे पूछा नहीं जाता, आज तक ना पूछा गया है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा बेटा। 3A 4A 5A
और 6A, इन सबके सेकंड नेम्स हैं जो कि IUPAC से रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा, हो सकता है उसमें से पूछ लें कि इसको क्या कहा जाता है या इस फैमिली को कौन से ग्रुप को कहते हैं, यानी ये फैमिली किस ग्रुप को कहते हैं। पहले मैं इनकी जो एक्चुअल नेम है वो बता दूं बेटा। इसको कहा जाता है बेटा कार्बन फैमिली, अलग वाले बाद में बताऊंगा। 5A को कहा जाता है बेटा नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि सबके पहले मेंबर्स यही हैं, ठीक है। इसी तरह से 6A को कहा जाता है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। 7A को बेटा कहा जाता है फ्लोरीन फैमिली। इसके अलावा इनको हैलोजेंस भी कहते हैं। ये तो रिकॉग्नाइज्ड नेम है, ठीक है। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स, सॉल्ट बनाते हैं ये, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा 8A के बहुत सारे नाम हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? शरीफ फैमिली होती है। शरीफ ना शरीफ वाली नहीं बेटा, शरीफ फैमिली का मतलब है कि बहुत ही शरीफ होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लास्ट शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस स्टेबल होते हैं, इनर्ट का मतलब होता है स्टेबल होना, ठीक है। इसके अलावा नियॉन फैमिली भी कहते हैं और इसी तरह से हीलियम फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप 8A के बारे में एक और चीज बताऊंगा आपको बाद में। पहले यहां पर आया था बेटा बोरॉन फैमिली, यानी मैंने कहा इन चारों के कुछ दूसरे नेम है बेटा, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बस आप लोगों को मैंने बताया कि वो IUPAC से रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने याद रखने हैं इनको बेटा। एक और नाम जो दिया जा रहा है वो ट्रायल्स कहा जाता है। ट्रायल्स मतलब 3 वैलेंसी रखने वाले। ग्रुप 3A के 3 वैलेंसी होती है, इस वजह से इसको हम ट्रायल्स कहते हैं। कार्बन फैमिली को बेटा टेट्रल्स कहते हैं, ठीक है। टेट्रल्स मतलब 4, टेट्रा से निकला है। नाइट्रोजन फैमिली को बेटा नेक्टोजेंस कहते हैं, P साइलेंट होता है, नेक्टोजेंस कहते हैं इनको। और ऑक्सीजन फैमिली को बेटा चैल्को, नीचे लिख रहा हूं बाकी जेन, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इधर कर देता हूं। यहां जो लिखा है ये चैल्कोजेन लिखा है मैंने, ठीक है। ये निक्टोजेन है। तो ये नाम आप लोगों के जो सेकंड नेम है जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन आप लोगों को जस्ट पढ़ना है, जहन में रखना है कि हो सकता है पूछ सकते हैं बेटा। अब जो बात आती है कि नोबल गैसेस आपको पता है तमाम की तमाम बहुत ही शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन पूछा यह जाता है एक ऐसी गैस है इसके अंदर जो कि मोस्ट रिएक्टिव होती है, यानी कि इन तमाम होते बेटा रिएक्टिव, हम रिएक्टिविटी हर किसी की करवा सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आसानी से कौन कर लेता है बेटा? वो है जिनॉन। नोबल गैसेस के अंदर जिनॉन इज द रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा, इसे हमें करवाना पड़ेगा रिएक्शन, ठीक है। जिनॉन भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, जिनॉन के पहले बेटा बनाने पड़ते हैं हमें ऑक्साइड्स, फिर इसके फ्लोराइड्स बन सकते हैं, जैसे XeF2 बन सकता है, इसका XeF6 बन सकता है, डिफरेंट तरह के इसके फ्लोराइड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स इसके पॉसिबल हैं। तो ये आपसे 2 बातें पूछी जा सकती हैं, 2 बातें नहीं, पहली बात यही पूछी जा सकती है कि ग्रुप 8A में कौन सा एलिमेंट रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास ब्लॉक्स का, मैंने जो आपको बताना था ब्लॉक्स, और इसके साथ साथ मैंने आपको ग्रुप्स भी डिस्क्राइब कर दिए हैं कि ग्रुप्स के नेम वगैरह और आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। S और P ब्लॉक हो गया। इसी तरह से बेटा D ब्लॉक की अगर हम बात करें तो D ब्लॉक आपके पास कहां मौजूद है? मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी मिडल में मौजूद है। इसमें बेटा आपके पास 8 ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे 3B है, फिर है 4B, फिर है 5B, फिर आपके पास 6B है, उसके बाद 7B, ठीक है, फिर 8B के 3 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉलम्स इसके मौजूद हैं, 1 2 3। 8B के बाद बेटा 1B और लास्ट में 2B मौजूद है, यानी कि अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो 2B से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे इनके ग्रुप्स तो 3B से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसका एक कॉलम होता है 4B का, फिर 5B का एक कॉलम, 6B का, 7B का, फिर 8B के 3 होते हैं, फिर 1B और 2B, यानी कि टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, लेकिन ग्रुप्स आपके पास कितने हैं? 8 हैं, ठीक है।
डी ब्लॉक जो हैं उन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक जिसमें 2 सीरीज हैं मौजूद, वो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। बेटा पहली सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो ज़रा जल्दी से आप लोग पीरियोडिक टेबल खोलिएगा और उसमें ज़रा देखिएगा, आप लोगों को लेंथनम नज़र आ रहा होगा बेटा पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3B के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर 57 मौजूद है। 57 के बाद अगर आप देखेंगे तो अगला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 72। लेंथेनम का आपके पास कितना है 57, और उसके बाद जो एलिमेंट है जिसका नाम है बेटा हैफनियम नाम है, उसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना गिवन है बेटा 72। तो बाकी जो 58 से 71 है वो कहाँ है, वो लेंथेनाइड सीरीज में आपको नजर आ रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से बेटा लेंथेनाइड के बाद जो दूसरी सीरीज है वो कौन सी है, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज की अगर आपको देखें तो आप लेंथेनम के बिल्कुल नीचे देखेंगे एक्टिनियम मौजूद है बेटा, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा होगा 89 होगा। ठीक है, और उसके बराबर वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास है 104। तो 90 से लेकर 103 तक के जो होंगे वो कहाँ मौजूद हैं, एक्टिनाइड सीरीज के अंदर मौजूद हैं। दोनों सीरीज में बेटा 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उनको हम इसके अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो आपका काम था इसके अंदर मैंने आप लोगों को ब्लॉक्स, पीरियड और इसी तरीके से सीरीज के बारे में बता दिया। एलिमेंट्स कौन कौन से याद करने हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब चैप्टर ये वाइंड अप हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रह गया है वो है पीरियड्स के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो हमारा पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक है वो तकरीबन वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, पीरियड्स के अंदर आपको पता है बेटा टोटल 7 पीरियड हैं। पीरियड 1 जो आपके पास मौजूद है जिसको हम P1 कहते हैं बेटा, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, सबसे छोटा पीरियड मौजूद है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है इसकी 1s1 होती है, इसकी 1s2 होती है, तो आप लोग ये चाहें तो जहन में रख सकते हैं। इसी तरीके से बेटा पीरियड 2 एंड पीरियड 3 को एक साथ पढ़ा जाता है, दैट इज शॉर्ट पीरियड। दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। इसके अंदर जो आपको याद करना है ना वो स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। जैसे पीरियड 2 जो है वो लिथियम से स्टार्ट है और ख़त्म बेटा नियॉन पर है अगर आप देखें। ठीक है, इसी तरह से पीरियड 3 जो है वो स्टार्ट आपके पास सोडियम से है और ख़त्म आपके पास कहाँ पर हो रहा है, आर्गॉन के ऊपर। ठीक है, तो आपको सबके पहले और आखिरी एलिमेंट्स याद होने चाहिए, जिससे आप लोगों को ये पूछा सकता है पीरियड 2 स्टार्ट्स फ्रॉम विच एलिमेंट, तो आप कहेंगे लिथियम। पीरियड 3 एंड्स एट, आप कहेंगे आर्गॉन। ठीक है, 8 एलिमेंट से। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, S1 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जाएगी तो कितना हो जाएगा, P के ऊपर चले जाएगी, P8 के ऊपर। ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ग्रुप्स के लिखवा दूंगा आपको। इस तरीके से बेटा पीरियड 4 और पीरियड 5 को एक साथ पढ़ा जाता है, दैट इज लॉन्ग पीरियड्स। क्यों भाई लॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, पीरियड 4 जो है वो आपको पता है सोडियम के नीचे कौन होता है बेटा, पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है, और आर्गॉन के नीचे कौन होता है बेटा, क्रिप्टॉन। तो ये पीरियड पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक जा रहा है। पीरियड 5 बेटा पोटेशियम के बाद आपके पास कौन आता है, रुबीडियम, और ख़त्म कहाँ पर होगा बेटा, ये ज़ेनॉन पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आपको इस तरह से एलिमेंट्स भी याद होंगे, ग्रुप 1A के, ये सारे ग्रुप 1A के हैं, ये सारे ग्रुप 8A के हैं, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, और याद भी होने चाहिए आप लोगों को। इसी तरह से बेटा पीरियड 6 को अलग से पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड।
क्यों कहते हैं भाई? 32 एलिमेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको एलिमेंट्स के डिवीजन भी बताऊंगा, कहाँ से कितने होते हैं, सबके एक साथ बताऊंगा। बेटा ये स्टार्ट होता है रुबिडियम के बाद आपके पास कौन सा आता है? सीजियम आता है। सीजियम से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है बेटा? जिनॉन के बाद कौन आता है? रेडॉन आता है। रेडॉन का बेटा सिंबल Rn होता है, ठीक है। इसी तरह से पीरियड 7 जो होता है वो इनकम्प्लीट है, इस वजह से उसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। लेकिन ये याद रखिएगा कि पीरियड 6 और पीरियड 7 में, पीरियड 6 के अंदर लेंथेनाइट सीरीज आती है। इसके अंदर मौजूद आपके पास कौन सी एक सीरीज आ जाती है? सॉरी, पीरियड 6 के अंदर लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है, इंक्लूड होती है। और एक्टिनाइट सीरीज किस में होती है? पीरियड 7 के अंदर होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बेटा। पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि 8 पीरियड 2 और 3 के, इसके तो बेटा इतना ज़्यादा याद नहीं करना कौन सी चीज़ कहाँ है, आपको पता है। हाइड्रोजन की भी कोई पोजीशन नहीं है, हीलियम चलें, पी ब्लॉक से आप कह सकते हैं। इस 8 में से बेटा ये जो 8 हैं, मैं दोनों की डिवीजन बता रहा हूँ। 2 जो हैं वो एस ब्लॉक से होते हैं और 6 जो हैं वो पी ब्लॉक से होते हैं, ठीक है। 2 फ्रॉम एस ब्लॉक। और यहां पर जो 18 एलिमेंट्स हैं, इसमें से बेटा 2 जो हैं एस ब्लॉक से होते हैं, 6 जो हैं वो पी ब्लॉक से होते हैं एलिमेंट्स, और 10 जो हैं वो कहां से होते हैं? डी ब्लॉक से होते हैं। तो ये 18 दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आप कह सकते हैं डिवीजन होती है। इसमें बेटा 2 जो हैं, जगह कम है इसलिए शॉर्ट करके लिख रहा हूं, 2 एस ब्लॉक से, 6 जो हैं वो पी ब्लॉक से, 10 जो हैं वो डी ब्लॉक से, और इसी तरीके से 14 जो हैं वो एफ ब्लॉक से हैं। तो ये टोटल मिलाकर 32 हो जाते हैं। एफ ब्लॉक की अंडरस्टूड है बेटा, आप लोगों को इनकम्प्लीट है तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते टोटल क्वांटिटी। वैसे कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपकी बुक के लिहाज से क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? पीरियड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कहां से स्टार्ट है, कहां पर एंड है। तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन अपने पास रखिएगा बेटा। अब कुछ खास बातें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं जो कि आपकी नॉलेज के लिए भी काम आएंगी और इसी तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए भी काम आएंगी बेटा। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में, यहां मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं बेटा। लाइटेस्ट मेटल सबसे कौन सा है? अगर किसी को जवाब पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो बेटा आप लोग ये चीजें याद कर लीजिएगा। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम है। सबसे हल्का मेटल, मेटल्स की बात हो रही है बेटा, सबसे हल्का मेटल कौन सा है? लिथियम है। सबसे हैवीएस्ट मेटल आपके पास कौन सा है बेटा? वो है ओस्मियम। ओएस इसका सिंबल होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ओस्मियम नाम है इसका। और सबसे हैवीएस्ट मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेटल की बात हो रही है बेटा, वो है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इनर्ट। मोस्ट इनर्ट मेटल, इनर्ट का मतलब मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अनरिएक्टिव, वो है बेटा इरिडियम, ठीक है। इसका सिंबल आपके पास क्या है? IR होता है। IR इरिडियम का है, मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट रिएक्टिव मेटल भी देख लेते हैं, वो आप लोगों को ज्यादातर को पता होगा बेटा, फ्रेंशियम, जिसका सिंबल आपके पास क्या है? FR, ठीक है। फ्रेंशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग ऑल द मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसी तरीके से बेटा और आपके लिए क्या बात हो जाएगी? मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल भी आपसे पूछ सकते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल बेटा, नाम पता चल गया होगा आपको, प्लैटिनियम, जिसका सिंबल PT होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल है तमाम के तमाम में, ये आपके पास जो है गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। कमर्शियल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास
रेयरेस्ट मेटल जो कि बहुत कम पाया जाता है बेटा वो है रोडियम। रोडियम जिसका सिंबल है RH, ठीक है, रेयरेस्ट मेटल होता है, ठीक है। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है बेटा, वो तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल क्या है आपके पास Al है। ये तकरीबन आपके पास जो है कह सकते हैं ओवर 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 8% जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो ये था बेटा कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेटा एक और चीज़ आ जाती है, कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं, तकरीबन बच्चों को पता होगा। कॉइनेज मेटल्स बेटा 3 हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये 3 कौन से हैं, कॉइनेज मेटल्स हैं जिनसे कॉइन्स बनते हैं। और कॉइनेज मेटल्स बेटा कौन से होते हैं, 1B के एलिमेंट हैं, ठीक है। 1B के एलिमेंट्स अगर आपसे पूछे जाएं तो आप लोग ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास और जो है क्या चीज़ें आ जाती हैं, कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी जो है कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कि रह गई हो। तकरीबन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल बेटा आप लोग एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। बेटा आप लोगों को इसके अंदर जो चीज़ें याद करनी हैं वो 1A 2A और के तमाम एलिमेंट्स याद करने हैं। 3A से लेकर 8A तक के तकरीबन स्टार्ट के 3 एलिमेंट्स तो आप लोग याद कर लें कि स्टार्ट के 3 एलिमेंट्स आप लोगों को याद हों। इसी तरीके से 1B से 8B तक भी स्टार्ट के 3 एलिमेंट्स आप लोगों को याद हों सबके। अगर आप लोगों को याद नहीं होंगे तो आप लोगों के MCQs कुछ मिस हो सकते हैं। इनमें से बेटा MCQs पूछे जाते हैं, किसी भी ग्रुप का कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक इसके अंदर नहीं करवाया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ मैं हाइड्रोजन को मर्ज करूंगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ स्टार्ट करेंगे ताकि, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, इस वजह से इसको हम फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 जो कि आपका पीरियोडिक टेबल का था वो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको हाइड्रोजन का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं।